वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदेद जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ट्रांसमिशन को अभी ट्यून इन किया है। हम स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं बजट 2024-2025 के हवाले से। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया कौमी असम्बली में, और उसका हुजम है जनाब 18,877 अरब रुपए, 12,970 अरब रुपए जो महसूलात का टारगेट रखा गया है कि जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। इसमें यहाँ ये भी हम बताते चलें कि जो ये बजट है ये 8,500 अरब रुपए खसारा इसमें बताया गया है। बहुत ये इंपॉर्टेंट फिगर होती है, और इसके बावजूद 1400 अरब रुपए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। अच्छा, ये जो हुजम है बजट का, इसमें 9,775 अरब रुपए जो है वो हमने जो कर्जे लिए हुए इतने ज़्यादा उसकी किसकी अदायगी में चले जाएंगे, जबकि 7,000 अरब से ज़्यादा पैसे 7,438 अरब रुपए टू बी प्रिसाइज सूबों को चले जाएंगे। जो डिफेंस का बजट है वो 2,122 अरब रुपए है, और बाकी के आप खुद हिसाब किताब मोटा मोटा हिसाब है आप कर सकते हैं कितना बजट जो है वो बचेगा। अच्छी खबर सैलरी क्लास के लिए है, जो तनख्वाहदार लोग हैं उनकी 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाह में इजाफा किया गया 25%, जबकि 17 से 22 ग्रेड के अफराद की जो तनख्वाहदार हैं उनकी 20% इजाफा है। जो पेंशनर्स हैं जो पेंशन ले रहे हैं उनका 15% इजाफा किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो बात हुई 10 से 11 के हमारे स्लॉट में, जो रिटेल है, जो होलसेल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, उनको नेट में नहीं, इस एटलीस्ट इस तकरीर में नहीं सामने लाया गया। अलबत्ता जो तनख्वाहदार तबका है उनके टैक्स रेट पे इजाफा कर दिया गया है। हमने इस बजट के हवाले से 10 से 11 भी बात की, अब दोबारा बात करेंगे विद अ न्यू सेट ऑफ गेस्ट जो बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। वी हैव अ वेरी गुड पैनलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इरशाद खान साहब मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिनके लिए 12,970 अरब रुपए का टारगेट रखा गया। आपका बहुत शुक्रिया। इनसे जानेंगे कि ये कैसे अचीव होगा। कहा जाता है बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। मेरी बाएं जानिब मौजूद है डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब, आप नमल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपने इकोनॉमिक्स में PhD की हुई है, तो आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल वाहिद साहब। जबकि स्काइप वीडियो लिंक पर डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अ वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं। डॉक्टर आबिद कयूम साहब, आपको भी वार्म वेलकम बजट ट्रांसमिशन में। इरशाद साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इरशाद खान साहब, सर ये जो 12,970 अरब रुपए का टारगेट रखा गया है, 10 से 11 में खुरम दस्तगीर साहब थे, मिर्जा अख्तियार बेग साहब से जो पॉलिटिशियंस हैं, और जीशान मर्चेंट साहब, वो कहते हैं ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, ये अचीवेबल है? आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। मैं भी कहता हूँ कि है तो बड़ा एम्बिशियस। देखिए, जब आप टारगेट सेट करते हैं तो एक प्रिंसिपल पे सेट करते हैं। पिछले साल हमारा अच्छा रेवेन्यू मिला है और करीबन 30% ग्रोथ हुआ है, और मुझे लगता है कि शायद 200-300 बिलियन का शॉर्टफॉल होगा, वरना वो ये 9.2 अपना टारगेट इस 9.2। हाँ, ये तो आप 3-3.5 हज़ार अरब रुपए ज़्यादा कर दिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो कर लेंगे। अब इन्हीं को शायद उन्होंने बेस बना के इसको 41% इंक्रीज़ किया है। 41%? हाँ, और इसके बावजूद कि इनकी अपनी फोरकास्टिंग है इन्फ्लेशन की, वो 12% है, जबकि लास्ट ईयर आपको पता है मोर देन 30% रही है, और ग्रोथ रेवेन्यू की 3.6% है। तो आप दोनों को मिला के भी आप 15.6 करेंगे। चलो, आप FBR का भी जो इन्फोर्समेंट एफर्ट है 3-4 उनका भी डाल दें, तो टोटल आपका 70 यानी 1.7 ट्रिलियन जो है आपको यानी विजिबली मिल सकता है। ये बाकी जो अमाउंट है अराउंड 2 ट्रिलियन, इसके लिए तो टैक्सेशन करनी पड़ती है। और तो टैक्सेशन के कोई मेजर्स आपको नजर आ रहे हैं इस बजटरी स्पीच में? जो हिडन सी है टैक्स की, वो यही है कि जिन्होंने एग्जम्पशन विड्रॉ की है सेल्स टैक्स के 5, 6, 7 शेड्यूल के, वो काफ़ी उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो एग्जम्पशंस है, जो कंसेशंस है या जो सब्सिडीज़ है, उनमें जो अभी इकनॉमिक सर्वे आई है उसके मुताबिक करीबन 3.9 ट्रिलियन है, लेकिन उसी में कस्टम भी इंक्लूडेड है और सेल्स इनकम टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो मुझे लगता तो बड़ा डिफिकल्ट है। आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क विल बी रिक्वायर्ड, ए वेरी एम्बिशियस, वेरी टफ आस्क। वेरी टफ आस्क। साबिक चेयरमैन FBR खुद कह रहे हैं इट्स गोइंग टू बी अ टफ आस्क। डॉक्टर आबिद कयूम साहब, सर आपका भी मैं जानना चाहूँगा, आपने बहुत से बजट देखे, इस बजट को आप किस तरह देखते हैं? ये इमेजिनेटिव लगता है आपको,
और एक डायरेक्शनल लगता है जो वजीर खजाना साहब कह रहे थे कि हम मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट उसकी तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है डॉक्टर आबिद कयूम साहब? देखिए अनवार, बजट ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। ये बुनियादी तौर पे एक टूल है जो आपको हेल्प करता है अपनी आमदनी और अखराजात को मतवाजन रखने में। और IMF आपसे यही कह रहा है कि आप अपने या अखराजात कम कर दें या आप अपनी आमदनी बढ़ा दें। अखराजात कम करने के भी कुछ मेजर्स हैं और आमदनी बढ़ाने के लिए जाहिर है कि आप टैक्सेशन या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं। अब जो अच्छी चीज़ इस बजट में है वो ये है कि ये रियलिस्टिक है, इसके नंबर्स एटलीस्ट जो इनकम के बारे में है। वरना हुकूमतें ये करती हैं कि अखराजात कम करके दिखा दिए और आमदनी के ज़राए बढ़ा के दिखा दिए, जैसा कि पिछले साल के बजट में था, जो कि IMF ने जिस दिन बजट स्पीच दी गई थी उसी दिन रिजेक्ट कर दिया था और फिर फाइनल फाइनेंस बिल आने तक वो सारे नंबर जो थे वो चेंज करने पड़े। अच्छा। तो इस बजट को आप देखें तो इसमें प्रोविंशियल सरप्लस का जिक्र नहीं है, वरना तमाम बजट्स जो पिछले 8-10 साल से उसमें होता है कि जी सूबे सरप्लस देंगे, जो कभी नहीं देते, लेकिन वो उसमें अपने अदाद शुमार पूरे करने के लिए एक प्रोविंशियल सरप्लस दिखा देते हैं। दूसरा, कई सालों से वो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड बढ़ा चढ़ा के दिखा देते थे। तो इसमें सिर्फ $30 बिलियन की प्राइवेटाइजेशन पर 30 बिलियन रुपीस की प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड जो है वो दिखाई गई है। तो नंबर जो है वो खासे एक्यूरेट है, फैक्चुअल है। जो उसके पास दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इस पे थोड़ा सा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए है एलोकेशन, उसमें इजाफा दिखाई दे रहा है। 27% इजाफा किया जी, उसमें इजाफा दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ जो पर्सन कवर्ड, हाउस होल्ड कवर्ड, प्लस उनको जो पैसे दिए जा रहे होंगे। अच्छा, तीसरी जो अच्छी चीज़ है इसमें वो ये है कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है उसको इंजन कैपेसिटी से निकाल के वैल्यू पे ले आए हैं। यानी ये कोई तुक नहीं बनती कि एक 2000 सीसी बड़ी ब्रांडेड फैंसी किस्म की गाड़ी और 2000 सीसी एक जो है पाकिस्तान असेंबल गाड़ी, उन दोनों की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो एक ही रखी जा रही हो। इसी तरीके से कोशिश की इन्होंने कि जो रियल स्टेट पे या सिक्योरिटीज़ पे जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको थोड़ा सा उसमें नॉन फाइलर को रोपन किया जा सके। लेकिन इसके साथ इसमें कुछ बड़े विजिबल किस्म के लकूनास भी हैं। मसलन जो पहला इसमें लकूना मुझे नज़र आता है वो सैलरीड पर्सन की जो स्लैब्स हैं। अब मिनिमम वेजेस जो है वो 32,000 से बढ़ा के 37,000 रुपये महीना कर दी, लेकिन अगर आपकी तनख्वाह जो है वो मिनिमम वेज से 13,001 रुपया ज़्यादा है तो आपको 5% उस पर टैक्स पड़ जाएगा। तो यानी 37,000 और 50,001 रुपये में कितना फ़र्क है। आजकल तो बिजली और गैस का बिल और जो बच्चों के स्कूल की फ़ीस और ट्रांसपोर्टेशन, यही जो है ये 50,000 तक अखराजात पहुँच जाते हैं। तो ये वाली स्लैब जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए था, ताकि लोअर मिडिल इनकम अर्नर है उनको थोड़ा सा रिलीफ दिखता हुआ नज़र आ रहा होता। इसी तरीके से जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उन पे जो रियायत का खात्मा है, ये मेरा ख्याल में ये डिस्करेज करेगा इन गाड़ियों को। यहाँ भी वही कर लेते, गाड़ी की वैल्यू अगर कोई मर्सिडीज़ या BMW आ रही है हाइब्रिड या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो उसकी कीमत के हिसाब से उस पर रजिस्ट्रेशन टैक्स लगा लेते। लेकिन अगर कोई एक सादा सी हाइब्रिड कोई चाइना से आ रही है तो उसको तो आने दें, उस पर जो है ड्यूटी लगा देना वो इसको डिस्करेज करेगा इनकी अडॉप्शन को। इसी तरीके से अगर आप मज़ीद देखते हैं तो एग्रीकल्चर पे जो इनपुट है सीड्स के अलावा उस पर 10% GST लगा दिया गया है, वो डिस्करेज करेगा किसानों को। और फाइनल जो चीज़ है कि जो हम बात करते चले आ रहे थे आपके प्रोग्राम्स में भी हर जगह कि जी रियल स्टेट को रोपिंग किया जाएगा, इसको एग्रीकल्चर से होने वाले प्रॉफिट को, इनकम को रोपिंग किया जाएगा, या जो तीसरा बड़ा रिटेलर और मर्चेंट्स हैं उनको रोपिंग किया जाएगा। तो वो तो मुझे बजट में कहीं वो मैयर नज़र नहीं आए और उन्हीं पे सारा फोकस था अभी तक हमारा। ये आपने बड़े अहम नुकात उठाए, हम दोबारा लौट के आऊँगा। हमें हुमायूं इकबाल शामी साहब ने भी ज्वाइन किया है, इकोनॉमिस्ट हैं। हुमायूं साहब आपका बहुत शुक्रिया।
अब्दुल वाहिद, आपके पास मैं आना चाहूँगा। आपने फॉर्मर चेयरमैन FBR और डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी की गुफ्तगू सुनी। योर थॉट्स ऑन बजट, जो बजटरी प्रपोजल्स हैं, अभी ज़ाहिर बात है कौमी असम्बली और सेनेट में इसमें बहस मुबाहिसा होगा, लेकिन हमने भी एक मुकालमे का एक जो अरेंजमेंट की है, आप किस तरह देखते हैं? टैक्स बेस में इजाफा क्यों कर नहीं हो पा रहा, और क्या वजह है कि जिन सेक्टर्स की बाज़गश्त सुनाई देती है, और ख़ुद वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि देयर विल बी नो होली काउस, किसको नहीं छोड़ा जाएगा टैक्स नेट से, लेकिन वही जो पहले टैक्स में ऑलरेडी दे रहे हैं उन्हीं पे रेट इजाफा कर दिया। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये देखना होगा, जो बजट होता है, जो एक प्रपोजल होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ये जस्ट अकाउंटिंग के कुछ नंबर्स नहीं होते हैं, इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होता है और विजन भी होता है। विजन भी होता है। और दूसरी सवाल ये है कि जब हमने इतना बड़ा टारगेट रख लिया रेवेन्यू का, और वो भी टैक्स के थ्रू, तो अगला सवाल ये है कि टैक्स बेस में कितना इजाफा कर पाएगा FBR। अगर वो नहीं कर पाता और एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर दोबारा बर्डन डाल दिया जाता है, अगर कोई 10% दे रहा है तो उसको 12% कर दिया जाता है, 15% कर दिया जाता है, तो इसके होने से ज़ाहरी तौर पे तो एक फ़र्क नज़र नहीं आता। जैसे अगर किसी बिज़नेस के ऊपर पहले एग्जिस्टिंग टैक्स जैसे GST है उसमें इजाफा किया है, तो ऑलरेडी जो पाकिस्तान में कास्ट ऑफ बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम है, उधर से कास्ट ऑफ बिज़नेस है। हमेशा दुनिया में जो टारगेट अचीव किए जाते हैं वो ग्रोथ के ज़रिए किए जाते हैं, टैक्स के ज़रिए नहीं किए जाते, टैक्स बढ़ा के नहीं किए जाते। ग्रो कराया जाता है, इकानमी को थोड़ा सी स्पेस दी जाती है, वो ग्रो करती है, और जो ग्रोथ होती है उससे जो आपकी इनकम आती है उस ग्रोथ के उस वाइडनिंग गैप से, तो आप उसको वो सस्टेनेबल भी होती है। हमारे यहाँ ये क्या होता है कि हम जब भी बजट बनता है, जब भी प्रपोजल जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना टैक्स पेयर होते हैं उन्हीं के ऊपर फर्दर टैक्स लगा दिया जाता है। इससे होता क्या है, इससे एक और चीज़ जन्म लेती है जो इनफॉर्मल इकानमी की तरफ जाते हैं। मोस्टली लोग फिर इसलिए अपने आप को फार्मल सेक्टर में कनेक्ट नहीं कर पाते, जैसे कंपनीज़ हैं, अब देखें ना, कैपिटल गेन्स की तरफ ही टैक्स बढ़ा देते हैं। जो अभी देखें, अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो बहुत सारी कंपनियां छोड़ के चली गई। डीलिस्टिंग गैप बहुत ज़्यादा है लिस्टिंग की बजाय। उसकी वजह यह है कि हमने फार्मल इकानमी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया है। उसकी वजह यह है कि हम टैक्स उसी एग्जिस्टेंस के ऊपर होना। तो ये चाहिए कि ये जो टारगेट रखा जाए, इसमें ये बताया जाए कि अभी अगर फ़र्ज़ करें 10 मिलियन लोग जो टैक्स जमा कराते हैं, तो हम ये टारगेट देखें कि ये 20 मिलियन हो जाएंगे, 30 मिलियन हो जाएंगे। वो तो मुझे किसी डॉक्यूमेंट में नज़र नहीं आया। तो लगता तो ये है कि जब नंबर ऑफ टैक्स पेयर नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं से लिया जाएगा। जब उन्हीं से लिया जाएगा तो जो बिजनेसेस हैं उनका कास्ट ऑफ बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ कम होगी। ये जो टारगेट रख रहे हैं फिर ये नहीं पूरा होगा ग्रोथ का। और जब लोगों के ऊपर सैलरीड क्लास या जनरल पब्लिक के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे तो उनकी जो लाइफ है उसको प्रॉब्लम्स होंगे, परचेजिंग पावर कम होगी। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इस वक्त जो बताया जा रहा है जी, इन्फ्लेशन कम बताया गया 11.8 अब बताया नहीं, अब इनका पिछले साल का तो 25% था। तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज की गई हैं कि तो 11 पे आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल की 5 रुपये प्राइस कम करने से कोई इन्फ्लेशन में कमी आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन कम से कम भी रहा तो 25% रहेगा। जब ये सारा कुछ रहेगा तो फिर क्या होगा, जो इकानमी के जो कंट्रीब्यूटर है कॉरपोरेट सेक्टर, उसके लिए कास्ट ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगा। जो आम आदमी है उसकी कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। तो फिर एक जो वो सर्कल है, वो जो साइकिल है वो नहीं घूम पाएगा। फिर वहीं हमें सब आप सर क्या कहेंगे? जाहिर बात है, अपना ओपिनियन दीजिएगा कि इस बजट से हम जो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, या जो हम कह रहे हैं कि हम अपने आप को स्टेबल करके आगे निकलेंगे, इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट पे लाएंगे, शरह सूद में जो पॉलिसी रेट है उसमें कमी लाई जाएगी, ये मुमकिनात आपको लग रही हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि जिन हालात में ये दिया गया कि वो बड़े अच्छे हालात नहीं थे, काफ़ी टफ कंडीशंस थी, तो इसमें बजट दिया गया। लेकिन बजट ज़्यादातर रूटीन टाइप का बजट है, और मैं ये कहता हूँ इस तरह के बजट को बाबू बजट, कि जिसको वो एक बाबू लोग बनाते हैं। ब्यूरोक्रेसी हमारी, ब्यूरोक्रेसी के इरशाद साहब ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। तो वो इस तरह का बजट बनाते हैं, और उसके अंदर वही एक अपनी वो जो एक स्कीम होती है कि 10% यहाँ से बढ़ा देंगे तो यहाँ से इतना इजाफा हो जाएगा, और वो आखिर में साल के एंड में पता लगता है कि वो 10% इजाफा होने के बजाय कमी हो गई है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो लेकिन ये है कि मुश्किल थे। लेकिन मसला बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि ये जिस तरीके से आप टैक्सेस की हमने बात कर रहे हैं, पहली तो बात यह है कि टैक्सेस को अगर आपने वाकई
टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करने हैं तो उसके लिए कि टैक्स की बेस बढ़ानी पड़ेगी, Yes. टैक्स के ज़्यादा लोग आएँ बजाय कि चंद लोगों के पास ज़्यादा आएँ। और उसकी जो सबसे आसान तरीका होता है, जो सबसे अच्छा तरीका भी होता है, वो ये होता है कि आप टैक्स की शरह को कम करें। जब आप टैक्स की शरह को कम करते हैं ना, तो उस कम करने का नतीजा ये होता है कि बहुत से लोग वो कहते हैं यार मैं क्यों यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को पीछे पड़ूँ, रिश्वत दिलाऊँ, फलाना गुना भी कमाऊँगा फिर करूँ, तो 5-10% के मसला क्या यार मैं टैक्स दे देता हूँ। तो वो टैक्स ओवरऑल फिर इस तरह पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। जिस तरीके से अगर बाहर मुल्क जाएँ तो 5% सेल्स टैक्स होता है और आदमी खुशी से देता है। 100 रुपये की चीज़ पे 5 रुपये कुछ लगते ही नहीं उसको। तो इस तरीके से ये मैं समझता हूँ कि ये एक आसान तरीका होता है कि आप उस तरीके से बेस बढ़ाए। यहाँ बेस बढ़ाने की मुझे कोई बात नज़र नहीं आ रही, वही उसी पे जो ऑलरेडी थे उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया तो गया। फिर ये 12,970 अरब रुपए नहीं, कैसे collect 12,000 होंगे? देखें, 12,970 का मसला ये है कि लास्ट ईयर आपका जो टारगेट था वो तकरीबन 30% से ज़्यादा आपने 31% अचीव किया है इस साल, जो रवां साल चल जी, रहा है जी, आपका, ठीक है ना। लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 26-27% तो इन्फ्लेशन रेट था आपका। आपके इरशाद साहब बैठे बताएंगे कि टैक्स की वो कैसे किया जाता है, इन्फ्लेशन को जीडीपी के काउंट करके फिर उसके ऊपर थोड़ा सा लगाया जाता है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। अब आपका जो हुकूमत खुद कह रही 11% पे आ गया, तो जब 11% पे अगर आ गया है और तो 11% पे आ गया है तो इसके ऊपर आप कितना 11% से आप कितना ज़्यादा तो मुझे तो नहीं लगता कि आप 30% भी कर सकते हैं, जबकि इस दफ़ा शायद 38% रखा गया या 40% रखा गया। मेरा कहने का मतलब है कि लेकिन बात यह ना कि मैंने आपको जो चीज़ बताई इसके साथ जो अभी जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम टैक्स साइड तो देखते हैं कि टैक्स की है, टैक्स है, बढ़ाए जाए और बढ़ाए जाए, वो अपनी जगह है। लेकिन मेरा ख्याल है जितने टैक्स पाकिस्तान में कलेक्ट हो रहे हैं या पिछले कुछ अरसे में हमने इंक्रीज़ किए, बहुत ज़्यादा किए हैं। असल मसला एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है कि हम अखराजात के वो एक्सपेंसेस जो हैं, क्योंकि देखें जो IMF का एक डंडा ले लिया जाता है कि IMF कह रहा है जी कि ये पकड़ लो, ये कर लो, ये कर लो, वो एक डंडा पकड़ के सबको मारा जाता है बगैर ये देखे। हालांकि IMF की रिक्वायरमेंट बुनियादी तौर पर ये होती है कि बजट के खसारे को कंट्रोल करें आप अपने, कि आपका अगर एक्सपेंसेस और उनका दरमियान में इनकम के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करें। और तवाज़ुन पैदा करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप टैक्सेस बढ़ाएं, एक्सपेंसेस गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस, अब गैर ज़रूरी की 2-3 चीज़ों में आपको इसमें से बता देता हूँ। मैं इससे पहले भी ये बात 1-2 दफ़ा चैनल पे कर चुका हूँ। उसमें ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे इस पर 600 अरब रुपया रखा जाएगा जी। अच्छा, ये बेसिकली 18वीं तरमीम के तहत ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ये डिवॉल्व हो चुका है सोशल सेक्टर। आज फेडरल गवर्नमेंट क्यों पे कर रही है इसको भाई, किसके लिए पे कर रही है, कौन है, मतलब ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ये प्रोविंसेस को पे करना चाहिए। ये सोशल सेक्टर अब आपके 18 अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट ही नहीं रहा है, तो आप पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बहरहाल सब्सिडीज़ में आपने रखा है, बेसिक सब्सिडीज़ जो है आपकी डिस्कोस की हैं जी, डिस्कोस के ऊपर आप 1100-1200 अरब रुपया पे करते हैं। अच्छा, 1100 में है, 2-3 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, मेरा ख्याल था शायद इस पर असर भी हुआ होता, लेकिन वो कोई लगता नहीं है। अब वो कहते हैं जी कि मैंने ये कहा कि ये आप डेस्कोस को प्राइवेट करने की बजाय, प्राइवेट कभी होने भी नहीं, 20 साल भी नहीं होने लगी, उसका जो आसान तरीन तरीका जो है वो ये है कि आप इसको प्रोविंसेस को दे दें। जिस सूबे के में आती है है तो वो केपी को दे भी चली जाए, और वो वहाँ की मेरा ख्याल है केपी गवर्नमेंट ने तो ये डिमांड भी की हुई है, और मेरा मतलब है, लेकिन क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के बाबुओं की वो देखें ना बजट, उनके भी बड़े मसाइल होते हैं, उनको भी उनसे बड़े फ़ायदे लेने होते हैं, तो वो इस वजह से वो नहीं छोड़ना चाहते। अब वो 1200 अरब रुपया तकरीबन आपका स्ट्रेट अवे यहाँ से बचता है। 1363 अरब रुपए रखे, बिजली गैस और दीगर शोबों पर सब्सिडी के लिए 1363 अरब, 1300, तो अब वो स्ट्रेट अवे बचता है आपका। और 593 आपने 2000 अरब तो यहाँ से बचता है, 2 ट्रिलियन तो स्ट्रेट अवे आपका यहाँ से एक्सपेंसेस खत्म हो जाते हैं। तो आपके ये जो टैक्सेस आप लगाने जा रहे हैं ना, जितने टैक्सेस के, इसमें से सारे अगर आपको लग भी गए तो मैं नहीं समझता 600-700 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे आपको। बड़ा अहम नुकात उठाए जी हमायूं शामी साहब ने, सर क्या कहेंगे इरशाद साहब? बिल्कुल, मैं यू एग्री विद दिस असेसमेंट और यू हैव योर ओन ओपिनियन? देखिए, मैं एक चीज़ शायद हम लोग या कंसिडर नहीं कर रहे या शायद उस तरफ हमारा ज़हन नहीं गया कि आप अपने टैक्स सिस्टम को आपको टोटली आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो क्यों कम है और हमें क्यों एग्जिस्टिंग टैक्सेस पे टैक्स पेयर पे टैक्स लगाना पड़ता है। देखिए, आपकी एग्जाम्पशन देखें, आपका फाटा टेरिटरी एग्जाम्प्ट है, पूरा फाटा आपकी एक पूरी उधर काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो इधर के लोग गए हैं, आपके कुछ क्लासेस ऑफ इनकम एग्जाम्प्ट है, आपका एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट है। आप मुझे बताएं ना कि आपकी 40% इकॉनमी आपकी कैश इकॉनमी है, इसमें अगर आप
एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के अलावा आप जाएंगे, आप मुझे एग्रीकल्चर में आप कैसे जाएंगे? एग्रीकल्चर तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट उस पे लगाया ना चाहिए जो दूसरा, इनकम टैक्स। हाँ एग्जैक्टली, वो लगा नहीं लगा सकते आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, फेडरल नहीं लगा सकते, एफडीआर नहीं लगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। प्रॉपर्टी में आप देखें, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी टैक्स एफबीआर नहीं लगा सकता। ये तो एक ही रीज़न है। दूसरी बात ये है कि देखिए आपको ना पाए दे के अपने टैक्स का, आपका 18.5% जो आपके जीडीपी की कंट्रीब्यूशन है वो आपकी इंडस्ट्री की है, लेकिन उनका मोर देन 40% टैक्सेस में कंट्रीब्यूशन है। जो रिटेल की और आप होलसेल की बात कर रहे हैं, वो भी 18.1% है जीडीपी में, पर उनका कंट्रीब्यूशन टोटल 2% है। आप सर्विस सेक्टर को देखें, हमें ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट करना चाहिए। तो उसी की तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि इमेजिनेटिव होना चाहिए। नहीं एग्जैक्टली, वी हैव टू गो फॉर अ पैराडाइम, अदरवाइज तो ये तो फिर सर रूटीन अप्रोच होगी ना। अभी देखिए गिवन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने ना बड़ा ये इसमें ये बिल्कुल ही रूटीन वाला बजट नहीं है। अच्छा। ये बड़ा प्रोफेशनल बजट है। मैं आपको बता दूं, इसमें इन बिल्ट जो मैं इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा। इन्होंने जो इन बिल्ट चीज़ें रखी है ना, वो काफ़ी सख्त है। आपको मैं बताऊं, जो उन्होंने इवन यहाँ तक कि आपके जो एक्सपोर्ट्स है उनका एक सिस्टम था पीटीआर का, वो ख़त्म करके उनको नॉर्मल पे लेकर आए। आपके चारों जो शेड्यूल्स है एग्जाम्शन के, उनसे आप एक काफ़ी इन्फ्लेशन आएगी। मैं ज़्यादा डराना नहीं चाहता, बिकॉज वो इनडायरेक्ट टैक्स है। उसका अल्टीमेटली जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो आम आदमी पे उतनी पड़ेगा जितना ख़ास आदमी पे पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने इनकम टैक्स में भी काफ़ी सीरियस अमेंडमेंट की, जो साइलेंट सी लग रही है, बट आई नो कि उसके पोटेंसी क्या है। इन्होंने ट्राई बहुत अच्छी की है। एक्सपेंडिचर साइड पे भी आप देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बजट में देख रहा हूँ कि जो लास्ट मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, कभी उन्होंने टच ही नहीं किया। आई डोंट नो ये कर पाएंगे या नहीं, कि जैसे राम आयुन ने कहा, लेकिन अगर ये कर पाते हैं तो ये तो आपका वही जो एक्चुअली हील है वो तो यही है। अगर ये चीज़ें आप कर पाएंगे तो मैं कहता हूँ हमने डायरेक्शन सीधा किया, लेकिन एक साल में ये सारा कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में हम उस तरफ बढ़ने लगे। डॉक्टर आबिद साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने इरशाद साहब का भी एनालिसिस सुना टैक्सेशन साइड पे जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और हुमायूं शामी साहब ने जो एक्सपेंडिचर के हवाले से बात की, मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। इनका तो इस्तेदलाल ये है कि जो बिस्प है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ज़ाहिर बात है वो समाजी वेलफेयर का सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है, और हमने कोविड में भी देखा और अब भी देख रहे हैं, इससे कबल भी देख रहे हैं, जो नादार तबके हैं उनकी सस्टेनेंस के लिए वो बड़ा क्रिटिकल रोल है। लेकिन ये कहते हैं कि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है। साथ में उन्होंने डिस्कोर्स की बात की, कल भी हमारे शो में बात हुई थी कि अगर जो लॉस मेकिंग है, ज़ाहिर बात है इस पर सूबाई हुकूमतों की भी रोल है, वो उनको सूबों को दे दिए जाए, क्योंकि 7,000 अरब से ज़्यादा तो आपका जो ये बजट पे सूबों के हिस्से में जा रहा है। आप समझते हैं इससे, ये इनके बकौल इससे 2,000 अरब रुपए की बचत हो सकती है, अखराजात में कटौती हो सकती है। यू एग्री विद हुमायूं इकबाल शामी साहब? जी थ्योरेटिकली यस, लेकिन ये जो है ये आपके एनएफसी के साथ रिलेट कर जाती हैं चीज़ें। और एनएफसी आपको पता है कि पीपल्स पार्टी दौर के बाद कोई भी जो मुंतखब हुकूमत है, बल्कि तमाम मुंतखब हुकूमतें, आपने अपना नया एनएफसी फार्मूला जो है वो तो डिवाइस ही नहीं किया, ना उस पर कोई डिस्कशन हुई है दोबारा। ये थ्योरेटिकली बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं हो सकता जब तक के चारों सूबों के साथ बैठ के उनके साथ ये मामला तय ना किए जाएं। टू बी फेयर विद फेडरल गवर्नमेंट, अभी जब ये बजट पर डिस्कशन होगी और सुबह जब लोग कह रहे होंगे कि इसमें तालीम के लिए क्या था, सेहत के लिए क्या था, पीने के पानी के लिए क्या था, या सड़क के लिए क्या था, बाकी चीज़ों के, तो वो उसमें से कुछ भी सिवाय इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के या जो डायरेक्ट ग्रांट्स और सब्सिडीज जो दी जाती हैं एजेके को और जीबी को, वफाकी हुकूमत की बराह रास्त जिम्मेदारी नहीं है। वो सूबों का मैंडेट है कि वो अपने जो बजट है उससे उसको वो पे कर रहे हो। ये तो एक बात होगी। दूसरी जो डिस्कशन हो रही थी कि क्या ये टारगेट जो है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, 12.9 जो ट्रिलियन रुपीस का, मेरा ख्याल है कि इसके क्लोजेस्ट हम पहुंच जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन जो है वो 12% पे नहीं रहेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। गवर्नर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक, उन्होंने अभी परसों ही मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
तो जो एक दलील उन्होंने दी कि सिर्फ 1.5% रेट इसलिए कम किया गया है कि वो खुद ये समझती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बजट आने के बाद इन्फ्लेशन आएगी, और ये जो इन्फ्लेशन होगी ये जाहिर है कि ये 11% पे कंटेन नहीं, अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इन्फ्लेशन इम्पैक्ट जो है ये यहाँ पे रुकेगा, जिसकी वजह से जो जितनी इन्फ्लेशन होती है उतना तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स जो है वो रेवेन्यू बढ़ जाता है। और ऑन टॉप ऑफ इट ये जो मैयर्स लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर, इनसे भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो इसके करीब तरीन जो है वो पहुंचा जा सकता है। जब पिछले साल इस साल के टारगेट की जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त भी यही डर था कि क्या ये हासिल हो पाएगा या नहीं, और स्पेशली एक ऐसे साल के बाद जिसमें कि नेगेटिव ग्रोथ हो, और हम देखें कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से है, डायरेक्ट टैक्सेस से है, जैसे भी है, लेकिन उसके करीब तर हम पहुंच गए हैं, और इंशाल्लाह अगले साल भी रेवेन्यू बढ़ रहा होगा। और जिस तरीके से नॉन फाइलर की गिरद घेरा तंग हो रहा है, मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। सिर्फ हमें अब अपने एक्सपेंडिचर साइड को कर्टेल करना है कि उसमें जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, यानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो हैं, पिछले साल जो जितना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सालाना बजट था उतना ही हमारा TND था बिजली का। तो अगर आप अपनी ट्रांसमिशन सप्लाईज और जो बिल कलेक्शन है उसको बेहतर कर लें तो आप 2 बिस प्रोग्राम चला सकते हैं। अच्छा। सिर्फ उसी सेविंग से। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें अब एक्सपेंडिचर साइड को देखना होगा कि उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके पास आता हूँ। मैं हमारे साहब ये आपने एक तो उन्होंने कहा कि जब बताया नहीं वो मैं थियोरेटिकल तो ठीक है लेकिन प्रैग्मेटिक नहीं मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। जी और साथ में मैं इसको क्लब कर लेता हूँ कि उन्होंने कहा नॉन फाइलर्स के हवाले से जो है टैक्स रेट में उनका इजाफा किया गया है, और नॉन फाइलर्स के लिए सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह 45% होगी, जबकि जो सिक्योरिटीज पर शरह 15% होगी। आप समझते हैं कि जो नॉन फाइलर्स पे शिकंजा मजबूती से लगाया गया? अच्छा, मैं इस पे थोड़ी सी वो भी बात करता हूँ, चलें उसके बाद कर लेते हैं, पहले ये कर लेता हूँ। ये जो कैपिटल गेन टैक्स की बात हो रही है ना शेयर मार्केट के ऊपर इस वक्त जो है, ठीक है बढ़ना चाहिए, उस पर कोई शक नहीं, उनको बढ़ना चाहिए, लेकिन जो ओवरऑल जो चीज़ मैं देखता हूँ ओवरऑल पिक्चर में उसको इंडिविजुअल नहीं, ओवरऑल पिक्चर ये है कि आपकी अगर इसकी वजह से ट्रांजैक्शंस कम हो जाती हैं, आपकी ट्रांजैक्शन आधी रह गई, तो आपका टैक्स बढ़ने की बजाय कम हो सकता है। तो ये नॉन फाइलर्स को फाइलर्स कैसे बनाया नहीं फाइल देखें वो तो बनाया जाए ना, वो मैं नॉन फाइलर का तो एक है ना आस्पेक्ट, लेकिन अब अदरवाइज भी आपने उसके अंदर ये कर दिया है कि वो पहले तो ये होता था ना कि आपकी इतने मुद्दत रखा जाए तो ये नहीं मिलेगा, उसके 5 साल की शायद थी, उसके बाद छूट होती थी, वो भी ख़त्म कर दिया अब उसमें से। ठीक है। तो इस वजह से कि ये इस किस्म के जो इकदाम होते हैं जिससे आपकी ट्रांजेक्शन कमज़ोर होती है, तो उसका 2 नतीजे होंगे। एक तो ये होगा कि टैक्स ओवरऑल जो आपका क्वांटम है वो कम हो जाएगा, दूसरा उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा जो कि आप कभी नहीं सोचते, वो ये है कि अभी भी 55% के करीब जो स्टॉक एक्सचेंज में होल्डिंग है ना वो गवर्नमेंट के शेयर्स की है। उसमें OGDC है, POL है, PPL है, आपका PIA है, आपका सुई साधन है। अभी आपने आगे डिसइन्वेस्ट करना है इनको। आप कहते हैं आपने डिसइन्वेस्ट करना है, प्राइवेटाइज करना है, बेचना है, इंटरनेशनल बायर्स को बेचना है हमने, जिसकी मार्केट में यहाँ पर 10 रुपये का शेयर चल रहा होगा और आप एक्सपेक्ट करेंगे वहाँ बायर वाला इसकी 150 रुपये की कीमत देगा। और भाई ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये शेयर को ऊपर रहेगा तो कोई इसकी कीमत देगा, उससे ऊपर जाएगी इसकी कीमत, लेकिन जिसकी 10 रुपये होगी तो 10 रुपये की 12 रुपये तो मिल जाएगी आपको, 100 रुपये नहीं मिलेगी फिर आपको। तो आप अपना सारे का सारा, इसका मतलब है गवर्नमेंट अपने एसेट्स की कीमत को कम कर रही है। मुमकिन है यहाँ से उनको हो सकता है कि 2-4 अरब रुपया ज़्यादा मिल जाए, लेकिन वहाँ आप ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की अपनी एसेट्स की वैल्यू को कम कर लेंगे जब आप डिसइन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें मैं तभी कहा ना बाबू बजट होता है, इसको मैं बाबू बजट कहता हूँ, जो एक साइड को देखता है दूसरी साइड को नहीं देखता कि उसका क्या नुकसान हो सकते हैं, कि कैसे उसके क्या हो सकते हैं, या वो जब डॉक्टर लोग दवाई देते हैं ना कहते हैं वो एक लिखा भी होता है कि पीछे इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट देखे बगैर किसी चीज़ को चलाना ना वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जिस तरीके से वो अनाड़ी की याद देने वाली। बहरहाल खैर मैं ये नहीं कहता अनाड़ियों ने बनाया, लेकिन बाबू बजट है। अच्छा, दूसरी बात मैं सुलैरी साहब से जो मैं थोड़ा सा डिसएग्री में करता हूँ, वो जो बात उन्होंने कही कि NFC अवार्ड के साथ लिंक किया मेरी उस बात को। NFC अवार्ड में बेनज़ीर प्रोग्राम का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। NFC अवार्ड जो है ना वो सिर्फ करता है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में, वो ये करता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिविजिबल पूल का पार्ट होंगी। और डिविजिबल पूल में 4 चीज़ें हैं इस वक्त। आपका ये जो है
एक है आपकी ये इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी इम्पोर्ट ड्यूटी है, दूसरी आपका सेंट्रल एक्साइज है, सेल्स टैक्स है, और एक शायद और है इनकम टैक्स। ये 4 चीज़ें हैं। इन चारों को डिविजिबल पूल में डाल के कि ये इनका 57% जो शेयर है वो जाएगा। और 18 अमेंडमेंट के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया गया था, उस शेयर को किससे कम नहीं होगा। तो वो मतलब वो शेयर उसके बारे में शेयर है, उसमें बेनज़ीर प्रोग्राम या ये डिसइन्वेस्ट करना डेस्कोस का तो उससे कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। मेरा ये तो हमने खुद एक लाइबिलिटीज खुद आपने पानी हुई है। अब उसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो अफसर जो बैठा हुआ है जिसके कंट्रोल में ये सारा कुछ, उसके बड़े फायदे हैं उसके साथ। पॉइंट टेकन। रिंद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने प्रोग्राम में बात की थी कि जो बजट है वो अदाद शुमार के अलावा एक विजन भी देता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो बार बार कहते हैं कि जी हमें मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, जो अब हमें ये हुकूमत का काम नहीं है बिजनेस करना, हुकूमत का काम नहीं है चीज़ों को चलाना, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। आप समझते हैं उसको वो विल ही बी एबल टू वॉक द टॉक विद दिस बजट डॉक्यूमेंट? बहुत शुक्रिया। देखें, जब वो कह रहे हैं कि हम कॉरपोरेट सेक्टर को या इकानमी के जो डिफरेंट पिलर्स हैं उसको मजबूत करेंगे, तो उसके मजबूत करने के तरीके क्या हो सकते हैं पॉसिबल? पहला तो तरीका ये है कि उस मार्केट को वो कह रहे हैं कि लिबरलाइज करेंगे जी। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो लीगल फुटप्रिंट है इकानमी में वो स्टेट का है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितनी एनओसी से गुजरना पड़ता है? एक बिजनेस के लिए 14 से 15 एनओसीज लेनी पड़ती तो है। वन विंडो की बात भी हो रही है। वो तो काफ़ी अरसे से हो रही है। तो जब वो 14-15 एनओसीज के लिए जाएगा तो अगर एक एनओसी के ऊपर भी 1 महीना लग जाए तो उसका बिजनेस की कास्ट 12 मंथ की लगाएं कितनी हो सकती है? तो वो कैसे फ्लरिश करेगा? तो उस हवाले से कोई इकदाम मुझे इस पूरे बजट में नज़र नहीं आए कि ये सारे। और फिर हम जब बात करते हैं ना इदारों की, तो जब से NFC अवार्ड के बाद बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सूबों को चली गई हैं, लेकिन इदारे अभी भी फेडरल में उसके जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, साथ हायर एजुकेशन कमीशन भी है। कितनी यूनिवर्सिटियाँ फेडरल में, इन 2 इदारे उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे पाइड ने एक रिसर्च की थी, 52 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 54 वो जो रिडेंडेंट है, जो सूबों में भी हैं इधर भी काम कर रही हैं। अब वो क्यों कर रही हैं? उनका इधर का भी बजट है और ये बड़ा अहम नुकता है। जी सर। तो इसको उनको क्यों नहीं डिसॉल्व किया गया? सूबों को दे दें बस, और उनका जो बजट है फिर ताकि सूबों के ऊपर बर्डन जाएगा। तो फेडरल में वो बैठे हुए हैं, अब उनका कोई समझ नहीं आ रही। बात आप कह रहे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉसेस हैं उनको कम किया जाए। फिर जब कॉर्पोरेट सेक्टर को ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं तो उसमें फिर जब हम टैक्सेशन बढ़ाते हैं तो फिर ईज ऑफ डूइंग तो नहीं होगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने उठाया है। इरशाद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, गोइंग फॉरवर्ड, अब हम ज़ाहिर बात है हमारे 25 करोड़ की आवाम है और उसकी इकनॉमिक ज़रूरियात भी पूरी करनी है, स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ना है, इकनॉमिक ग्रोथ भी करनी है। FBR के रोल को आप किस तरह देखते हैं? बहुत से नाकदीन की राय ये है कि FBR में हमने देखा बहुत से तरीके अपनाए गए। गोइंग बैक टू शौकत अजीज़ साहब, वो एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम लाई गई, वो नहीं चल सकी। कहा जाता है कि जी टैक्स जो है उसकी कलेक्शन नहीं पूरी हो रही, उसकी वजह यह है, बहुत बड़ी वजह FBR इटसेल्फ खुद है। हम रिफॉर्म्स की बात करें, आप टैक्स रिफॉर्म्स की, FBR में भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा एक वो कर दूँ कि देखिए जो बजट को जिस तरह माहिम साहब कह रहे हैं ना, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री कर रहा हूँ। देखिए ये सिर्फ आपको सरसरी मुझे लगता है पढ़ा है, इसमें जो मेथड है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही इनोवेटिव है और इसमें हिडन जो चीज़ें हैं बिल्कुल मैं सर हमें पता है ना हिडन कौन सी चीज़ है? आपने नहीं, हिडन के मतलब मैं हिडन की नहीं बता, जो टेक्निकल चीज़ें एक एक स्टेप से जो इनमें रेवेन्यू आना है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चौथी बात यह है कि देखिए आप इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है कि आपने किसी हद तक स्टेबलाइजेशन तो कर ली है, ग्रोथ कैसे होगी, आप रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे? आई एग्री विद वन पॉइंट कि आपको रेट नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि रेट का एक काउंटर इफेक्ट होता है, ये तो ही बेसिक चीज़ है। जिस आपका सवाल है FBR का रिफॉर्म में, देखिए FBR में कई दफ़ा रिफॉर्म हुई है और उनसे इम्प्रूवमेंट भी हुई है। अनफॉर्चुनेटली उन रिफॉर्म को एंड टू एंड पहुंचाया नहीं गया और हाफ बैक या हाफ कुक करके उनको बीच में छोड़ा गया। अब भी FBR में मैसिव रिफॉर्म्स हो रहे हैं,
इस गवर्नमेंट का जो आप कह रहे हैं ना कि टैक्स बेस नहीं बढ़ा रहे या रिटेल की बात नहीं हुई, मैसिव डिजिटाइजेशन हो रही है। मैकेंजी को देखें, अब इंटरनेशनल रिप्यूट का फर्म है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो कि बिल मेलिंडा उनको शायद फाइनेंस भी कर रही है, असिस्ट भी कर रही है, या हमारा कारदाज है या कारसाज है, वो भी उन्हीं में फैसिलिटेटर्स है। तो ये इतने बड़े लोग अगर एफबीआर पे फोकस कर रहे हैं, मैं खुद एफबीआर में तो उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, पर मुझे खुशी होती है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में एफबीआर सेंटर स्टेज पे आया। एफबीआर को तो आप एक स्टेप ब्रदर की हैसियत से ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा हुआ, उनको मार तो पड़ेगी पर वो भी ठीक होगा और हम भी ठीक होंगे। अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप ना ईएडी का जो आपका जो मिनिस्ट्री है, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, आप उनका लिस्ट निकालें कि जो पिछले साल आप लोगों ने ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजे, उनमें एफबीआर जो आपका कोर फंक्शन है, जो जिस पे आपकी सारी चीज़ें, कितने अफसर गए और उधर से क्लर्क गए एफबीआर, आप न उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी उनकी ह्यूमन रिसोर्स में आप बाहर भेजे ताकि ये लोग देखें कि दुनिया कैसे कलेक्ट कर रही है, उनको एक्सपोजर दे दे, उनको ट्रेनिंग दे दे। आप सब लोगों को बेच रहे माँ सिवाय इनके। तो उनमें है, उनमें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे डिजिटाइजेशन से आपका डेटा बेस बन रहा है, हर ट्रांजेक्शन आपकी आएगी, ये सारा डॉक्यूमेंट होगा। ठीक, मैं डॉक्टर आबिद साहब आपके पास आना चाहूँगा। आपने हाइब्रिड गाड़ियों के हवाले से ही बात की और आपने ये कहा कि ये खुशाइंद है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है अब वो कैपेसिटी के बजाय वैल्यू पर लगेगी। सोलर पैनल इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए भी दरामद पर रियायत का ऐलान किया गया है। बताइएगा, आप खुद भी क्लीन एनर्जी के बहुत बड़े दाई हैं, इससे आप समझते हैं कि सोलर इंडस्ट्री को फ़रोग मिलेगा? और एक जो राय चल रही थी उस पर क्या कोई हतमियत से कोई बात आगे बढ़ी है कि वो सोलर टैक्स की, वैसे वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर तवानाई अवैस तगारी साहब ने इसकी तरदीद की थी, लेकिन इस पे क्या कहेंगे सोलर इंडस्ट्री? और सर, ये सीमेंट पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 3 रुपये किलो कर दी गई है, योर टेक सर? जी, ये जो बड़ी खुशाइन चीज़ है कि सोलर जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे उसकी जो असेंबली है उस पर टैक्स जो है ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो जो एडजस्टमेंट होगी नेट मीटरिंग की, वो तो उसी तरह से प्लान का हिस्सा है, वो फ्रांस बिल का हिस्सा नहीं है। वो तो जाहिर है कि एक जो एनर्जी पॉलिसी के तहत जो टाइम ऑफ यूज़ पॉलिसी में जो रात को आप ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे जिनके घरों पे सोलर पैनल है, सिंपली वो टाइम ऑफ यूज़ में उसका रेट बढ़ा दिया जाएगा। जो सुबह के टाइम पे है वो तो वही रहेगा, यानी आप ज़्यादा यूनिट आप ग्रिड में दे रहे होंगे और जब आप लेंगे तो आपको वो महंगी बिजली मिलेगी, और वहाँ से वो डिस्करेज कर रहे होंगे सोलराइजेशन को। ये जब साइलोस में पॉलिसीज़ बनती हैं तो बाज़ का इसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। मेरा ख्याल है कि इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, इनको मिल बैठ के एक बड़ी क्लैरिटी देनी चाहिए। अब अगर हमें ये मालूम है कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो देने के लिए पैसे नहीं हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑन ग्रिड रहें, ऑफ ग्रिड ना जाएं और वो वही बिजली इस्तेमाल करें जो कि उनको आ रही है ट्रांसमिशन लाइनों से, तो फिर हमें ये सोलर इंडस्ट्री जहाँ पे कभी भी प्रमोट नहीं कर पाएगी और ये एक फ्यूटाइल एफर्ट बन जाएगी। एक अच्छी इंटेंशन से की गई है, लेकिन अब इसके साथ बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें बताना चाहिए, यानी अगर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस ही देने हैं तो उसके लिए वो पैसे जो कि मैं IPPs को देता हूँ बिजली ना खरीदने के, मैं क्यों नहीं अपने टैरिफ रैशनलाइज करता और मैं कंज्यूमर को दूँ कि वो ज़्यादा बिजली खर्चें, ताकि मुझे बिजली ना खरीदने का जुर्माना ना देना पड़े। मैं अपने कंज्यूमर को कहूँ कि बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करो ताकि गैस मेरी कम खर्च हो। तो यहाँ पे एक पॉलिसी एडजस्टमेंट की गुंजाइश है और ये हो जानी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बहुत आम नुकता उठाया। टूवर्ड्स द एंड हमारी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, वे फॉरवर्ड सर क्या सजेस्ट करेंगे? बजट है, ज़ाहिर बात है हम डिस्कस कर रहे हैं, अब असम्बली में, सेनेट में डिस्कस होगा, फेडरेशन में डिस्कस हो रहा होगा, बहुत से मौशी हलकों में हो रहा होगा। वे फॉरवर्ड आप सजेस्ट कीजिएगा, कैसे हम इस इक्तिसादी भंवर से निकल सकते हैं? देखें, उसके लिए सबसे पहले तो नीयत चाहिए कि आप निकलना चाहते भी हैं। अब वो नीयतों के हाल तो अल्लाह नहीं वो हाँ पता थे कि मैंने तो पहले ही कहा ना, क्योंकि अगर नीयत नहीं है, क्योंकि अगर नीयत यही है कि ऐसे ही चलना है, क्योंकि इसी क्यास में चलता रहना है, इसी तरीके से चलता रहे, क्योंकि ये जो क्यास होता है ना, ये एक मखसूस लोगों को बड़ा फेवर करता है कि है भी है नहीं भी है, होगा नहीं होगा, तो ये उसमें बड़ा माल बनाया जाता है इसमें।
तो वो खैर नहीं है। मैं जो चीज़ का सबसे पहले तो ये है, अगर ये नीयत होती या उसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। Yes. उसके लिए जो ज़रूरत है, अब वो पॉलिटिकल विल का तो मसला ये है कि क्योंकि हर पार्टी का एक अपना एजेंडा होता है। आपको मालूम है हमारी पीपल्स पार्टी जो है वो जो प्राइवेटाइजेशन की बिल्कुल मुखालिफ है, वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कहते हैं पब्लिक प्राइवेट नहीं पार्टनरशिप। नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस तरह की चीज़ों में नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये है कि मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या मॉडल होगा? अगर वो इतना आसान होता तो वो भी कितनी दफ़ा हुकूमतों में रहे हैं तो वो कर लेते हैं ना इसको। ये important point है तो आपका। फिर वो कौन सा मॉडल है? इस मॉडल ही ये चीज़ें देखें, कमर्शियल बिजनेस जो होते हैं ना, गवर्नमेंट का काम ही नहीं होता चलाने का। Agreed. तो वो इसलिए इसमें ऐसी आप उसमें अपने पोक द नोज़ वाली बात होती है। असल में तो वो विल की, अब मैंने जिस तरीके से जो 2-3 इकदाम किए, देखें अब बात ये है कि आपको अपने कारोबार को बढ़ाना है। Yes. आपने इकानमी को सेहतमंद करना है। अगर आपकी इकानमी सेहतमंद होगी, कारोबार बढ़ेगा तो टैक्सेस खुद बढ़ जाएंगे Yes. आपके। अगर आप एक गाय को सेहतमंद रखेंगे ना तो वो गाय ज़्यादा दूध दूध ज़्यादा देगी, देगी। बजाय ये कि उसको बीमार करके टीके लगा के ज़्यादा दूध निकालेंगे चलिए, आप अब उसमें। ये तो ये आपको ये है कि हमें वो इक़दाम करने, कारोबार बढ़े, यस, कारोबार बढ़ेगा तो खुद ब खुद ये चीज़ें जनरेट आई होंगी। टोटली एग्री विद यू सर ऑन दिस पॉइंट। वी हैव टू क्लोज आवर डिस्कशन। बहुत शुक्रिया हमारे इकबाल शामी साहब आपका, डॉक्टर मोहम्मद इरशाद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अब्दुल वाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आबिद कयूम साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। व्यूअर्स, हमने तवील नशिस्त की बजट 2024-2025 के हवाले से, इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर आपने हमारे माहिरीन की राय भी सुनी और सियासतदानों की मुख्तलिफ आरास पर मबनी गुफ्तगू भी हम आप तक पहुँचाई। अब इस फोरम के ज़रिए, PTV के ज़रिए, दीगर मीडियाई हलकों में और सियासी हलकों में इस बजट पे बहस मुबाहिसे होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा जिससे पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन होगी। हमारी नशिस्त पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें। आइंदा नशिस्त तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोडक्शन टीम को PTV इस्लामाबाद चाकी स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।